हिस्ट्री में भी इनको एक मेडल मिला है, केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे मार्क्स 50 में से 49। तो 12th में, इंजीनियरिंग में और बीएससी में सब जगह गोल्ड मेडल हासिल किया है और बीएचईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होकर रिटायर हुए हैं। बहुत ही सम्मानित दागा साहब का मैंने एक फाउंटेन पेन खरीदा था 4th स्टैंडर्ड में, 1 रुपए में। उसका नाम था स्काउट, एक स्काउट पेन, उसमें इंक भरते थे। उस पेन से मैंने हायर सेकेंडरी की, फिर बीएससी की, फिर बी किया, फिर उसके बाद में मेरे ब्रदर ने भी उससे बी किया। उस पेन से नंबर आए और मैंने ईश्वर कृपा से कभी 2nd पोजीशन अपनी लाइफ में नहीं दी। सर वो रखा हो के इनको देते। और यही, और इस तरह से मैं स्टडी करता था, वो वही तरीका था जो मैंने आज आपको। क्या बात है। दादाजी को जो गोल्ड मेडल मिला था वो गोल्ड का नहीं था, नकली था। तो उसको कटवा के बहुत बड़ा कांड हो गया। उसके पिताजी काफी दिनों तक लड़ते रहे उसके लिए। नहीं, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सर ने अपने जीवन के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं होना और ये होना कोई आवश्यक नहीं है। आप भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हो अगर एकाग्रता से पढ़ाई की जैसे आपने की। मेन मार्केट में घर है, अब इनको तो मालूम है, और वहाँ से जुलूस निकलता है, ढोल बजते हैं, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, कई दुकानें हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहे दुकान के उसमें बैठकर। कोई ग्राहक भी आ गया तो उसको सामान भी दे दिया और फिर पढ़ने लगे, मैस करने लगे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स सम्स पूछने आते थे, कोई हमारी डिफिकल्टी तो उसको भी बता दिया, ऊपर नहीं आना, वहीं से बता दी, सब समझा दी, सड़क के ऊपर ही फिर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आदमी अपना अभ्यास कर सकता है और परीक्षा के परिणाम को अपने हक में कर सकता है। हमारे बीच में आदरणीय माथुर जी, आदरणीय अवस्थी जी और श्रीमती अवस्थी जी आए। मैं साहू जी से अनुरोध करूंगा एक श्रीफल और एक पेन अपने हाथों भेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी था वो। हमारे पास ये नहीं है, जरूरी नहीं। साहू जी इधर मैडम वाला है ना, सारे कौरव थे, पांडव थे और कह रहे थे द्रोणाचार्य जी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम कहता हाथी और पहाड़ और पर्वत। तो उन्होंने कहा कि आप भी पहन जाइए। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग उत्तर बताए, पर अर्जुन ने कहा केवल मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो बेटा अपना उद्देश्य सामने रखिए कि हमको एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। सर का वही उद्देश्य है कि हमारा ना पूरा ध्यान केंद्रित रखिए। गरीबी और अमीरी और ये हमारे घर में नहीं है, वो हमारे घर में नहीं है, ऐसी नहीं है, फैन नहीं है। बेटा एक बच्ची है विजेता छिंदवाड़ा वाली, वो गांव में रहती है, उसके घर में कच्चा है मकान और ऊपर छत भी नहीं है, टीन शेड है और बिजली भी नहीं है। उस बच्ची ने दिया सलाई से ले पढ़ाई की है। वो बच्ची स्टेट में टॉपर आई है आर्ट में मतलब साइंस छोड़ दीजिए, आर्ट में सबसे ज्यादा है उसके मार्क्स। गांव जाने के लिए उसके घर से स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, खेतों में से जाती है, वो खेत में रहती है और बारिश के समय में पानी रहता है तो वो पानी से उसके जूते और चप्पल सब खराब हो जाते हैं। स्कूल में जाकर के वो पैर धोती है, चप्पल धोती है, उसके बाद स्कूल में जाती है। वो बच्ची स्टेट में आई है टॉप, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क है उसका। बेटा कठिनाइयों से कभी, और आप लोग बेटा उसी परिस्थितियों से आप लोग यहाँ आए ना, आप लोगों को आमंत्रित इसलिए किया कि आप लोग ऐसे लोगों के सामने बैठ करके आप देख ले, मतलब उदाहरण है, ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री से आप हीरो हीरोइन को देख रहे हैं।
हमारे बीच में सामने हमारे बीच के निकले वाले लोग बैठे हुए हैं। आप उनसे बेटा सीखें। ये सारे लोग वैसे ही लोग हैं जैसे आप लोग अपने गांव से निकले हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं बेटा सब लोग गांव से निकले वाले हैं और सब लोग कठिन परिस्थितियों से निकले वाले हैं और सब ने बहुत कड़ी मेहनत करके आज आप लोग कितने खरीदते हैं पेन साल भर में। आजकल तो यूज एंड थ्रो आ गए पेन, 1-2 रुपए वाले पेन। सर ने देखिए कितना बड़ा उदाहरण दिया कि एक पेन का उपयोग उन्होंने किया, एक पेन का उपयोग किया। मैं तो सर नहीं, इतना ही नहीं। हाँ, दो ड्रेस से, हाँ अच्छा ड्रेस भी 2 यूनिफॉर्म से पूरी इंजीनियरिंग किया मैं। क्या बात, इंजीनियरिंग एक ड्रेस थे, एक पैंट थे। ये बेटा ये मतलब ये है हमारे अंदर ये है। हम तो रोने लगते हैं पापा ये पेंट नहीं है और ये नहीं है और जिन वाला चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। बेटा जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना हमको इस तरह के माता पिता को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जो दे रहे हैं ना बेटा वो उसमें बिल्कुल खुश रहिए और बहुत अच्छे से करिए। हम माथुर साहब की बात सुनेंगे। उसके आगे यहाँ हेमलता जी है बेटा, ये वाला है क्या शुरू चालू है पर हेमलता जी नहीं इसमें। अच्छा, हेमलता जी नहीं है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें माथुर साहब फिर आपको हम करेंगे। कुछ बातें बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल आप कुछ बता रहे हैं। हाँ प्रश्न रहते हैं जिनमें ABCDEFG एक साथ में रहते कि नहीं रहते ऐसे। कई बच्चे क्या होता है AB कर लिया उसके बाद में फिर CD कहीं और कर रहे हैं, फिर EF कहीं और कर रहे हैं। तो होता क्या है बेटा उनके ऊपर में एक नंबर रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 7वां और उसमें ABCDEF है, उसमें से 6 प्रश्न दिए, 5 आपको हल करने हैं, 5 अंक है। तो कोशिश करिए वो ABCDEF वाले सारे प्रश्न आप एक ही जगह हल करें। यदि आप अलग अलग हल करेंगे ना बेटा तो एक नंबर उसको जोड़ने में दिक्कत जाती है। तो वो वैल्यूअर जो होता है ना जो मूल्यांकन करता है वो खींचता है यार अभी तो मैंने भर दिया और फिर इसका है फिर उसको प्लस करके भरेगा। तो वो 5 जगह आप उसको करेंगे ना बेटा, भले आपके उत्तर सही है पर 5 जगह हल करेंगे ना तो उसको भरने में 5 बार दिक्कत जाएगी। उसको एक कॉपी पे 12 रुपए मिलते हैं और आप इस तरह का उसको उलझाएंगे ना बेटा तो वो परेशान होकर के कई बार क्या होता है वो नंबर भी नहीं भरता और कई बार गलती कर देता है। तो उसमें बच्चों को बहुत हानि होती है। तो कोशिश करिए ऐसे प्रश्न विकल्प वाले भी होते हैं, विकल्प वाले भी आते हैं आपके, है ना। इस बार 30 मार्क है विकल्प के, 30 मार्क लघु उत्तरीय है और 20 मार्क जो है वो आपके ऐसे टाइप वाले हैं जो जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप वाले। इस बार उन्हें अलग अलग कर दिए, 30 और 20 ऐसे कर दिए और बाकी 20 और 25 मार्क उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर रख दिए। आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल में आपको प्राप्त होंगे। तो इस बार बेटा आप लोगों को उत्तीर्ण होना बहुत आसान है। हाई स्कूल के बच्चों को तो और भी आसान है। आपके स्कूल के मार्क आंतरिक मूल्यांकन वाले वो और ये जो विकल्पात्मक जो आएंगे ना बेटा, विकल्पात्मक वाले एक नंबर वाले रहते हैं। 30 में से आपने अंदाज से भी कुछ कर देना बेटा, इजीली आप बहुत अच्छे नंबरों से हो सकते हैं पास। ये जो आप लोगों की जो सुविधाएं है ना बेटा ये अधिक स्कोरिंग के लिए। हमारे समय में फर्स्ट क्लास नहीं आते थे। मैं जिस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ मेरा इंग्लिश में MA है, उस यूनिवर्सिटी में सागर यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास कोई भी नहीं आया। सागर यूनिवर्सिटी से कोई फर्स्ट क्लास नहीं आता तो उसमें कहते थे कि यदि शेक्सपियर भी यदि यहाँ बैठेगा तो उसको 100 में से 100 मार्क प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वो सागर यूनिवर्सिटी ऐसी थी बेटा। और वो एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो विज्ञापन आते थे बाहर से, उसमें रहता था कि MP की केवल सागर यूनिवर्सिटी को छोड़ करके कोई भी इस पद के लिए भर नहीं सकता। ये अखबार में विज्ञापन आता था। मतलब सागर यूनिवर्सिटी का इतना रेपुटेशन था बेटा, उसकी इतनी ख्याति थी। तो मेरे समय में ये पश्चिमी बंगाल के लोग आए थे शरणार्थी, जिनके कैंप में रखे गए थे, उस समय भागे हुए थे। तो शरणार्थी मेरे समय में सब लोग बैठे थे, 40 शरणार्थी थे उस समय और उनकी बहुत अच्छी अंग्रेजी थी। वो अंग्रेजी में 3rd क्लास पास हुए थे सारे के सारे और मैं केवल अकेला था जो 2nd क्लास हुआ था पास। उस समय हमारे मतलब 80 की बात है और उस समय 45 मार्क भी यदि आपके 45% भी मार्क रहते थे तो आपको कॉलेज में रख लिया जाता था। मैं कॉलेज में रहा, कॉलेज में भी मैंने अपना अध्ययन अध्यापन किया
उसके बाद में सब बहुत जगह जगह रह कर 8-10 नौकरी छोड़ के मैं अलग अलग स्थानों पर रहा। तो बेटा विकल्पवाद मत वाले एक साथ करिए। दूसरा डू एज डायरेक्टेड वाले आते हैं, निर्देशात्मक करिए, उसमें भी ABCDEFG रहते हैं, उनको सबको एक साथ करिए, अलग अलग मत करिए बेटा, है ना। उसमें यदि एक दो आते हैं तो छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, जब आपको आंसर याद आ जाए तब आप उसको कर दीजिए ना, पर बेटा इनको एक साथ करिए। ऐसे अनुवाद वाले हाई स्कूल में अनुवाद होता है, अंग्रेजी में अनुवाद होता है, ये 8वीं वाले जो बच्चे हैं इनका भी अनुवाद होता है। तो अनुवाद वाले सारे अनुवाद बेटा एक साथ करिए, अलग अलग ना करिए, सारे प्रश्न एक साथ हल करिए, है ना, इनको एक साथ करिए, ठीक है। हाँ, जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन बच्चों को मैंने देखा कि वो बस में जा रहे हैं या पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं, तो पापा गाड़ी चला रहे हैं और बच्ची अपनी कॉपी लो करके पढ़ रही है। आपके हाथ आपने कहीं नहीं पकड़ा स्कूटी वगैरह, कहीं ब्रेक लग गए तो बेटा गिर सकते हैं, है ना, दिक्कत जाएगी। और आपको क्या साल भर विश्वास नहीं अपने ऊपर में, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते तक के अपने नोट्स रखे हैं, कॉपी रखे हैं, गाइड रखे हैं और जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एग्जामिनेशन हॉल तक के बैग में रख करके ठूस के अंदर जाते हैं। बेटा दिमाग को आराम दीजिए। वो जो दिन होता है ना एग्जाम वाला दिन, मनन का होता है। आपने जो याद किया उसको याद करिए, आपने उसको बस मनन करते रहिए, ये प्रश्न आया तो इसका ये उत्तर देंगे, ये वाला आया तो ये वाला उत्तर देंगे। आप जब जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, पढ़ रहे हैं आप, बार बार पढ़ रहे हैं, आपको थक जाता है बेटा, उसकी भी एक क्षमता होती है। तो ये उस दिन एग्जाम के दिन जिस पेपर जो हो रहा है ना बेटा, उसको शाम को 10 बजे तक ही रात में जो है पढ़ लिया, उसके बाद बिल्कुल मत पढ़िए। आप उसको मनन करिए, चिंतन करिए, एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेश मूड से जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आप वही लिखिए जो उसमें कहा गया है, अनावश्यक बिल्कुल मत जोड़िए। जैसे सर ने कहा बेटा वहाँ उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास मॉडल आंसर रहते, मॉडल आंसर रहते, और आप अपने मन से मत लिखा पाइए। छत्तीसगढ़ में एक पाठ था, चिड़िया क्या खाती है, एक बच्चे ने लिख दिया गाय खाती है, बाकी बच्चों ने लिखा कि फल फूल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अमरूद खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, एक बच्चे ने लिख दिया गाय खाते हैं, उसने काट दिया, उसको नहीं मालूम। ये पाठ लिखने वाले की गलती है, परंतु बेटा आप लोग ऐसा गलती ना करें, उसमें जो लिखा है ना वही लिखें। वो शिक्षक या वो वेल्यूअर जब वैल्यूएशन के बाद या स्कूल बंद करके जब गया तो साइकिल से अपने घर वापस जा रहा था, उसने देखा कि एक गाय मरी पड़ी हुई है और चील कौवे सब उतर के उसको खा रहे हैं। तो उसको एकदम से याद है, उस बच्चे ने तो बिल्कुल सही उत्तर लिखा था। कई बार क्या होता है बेटा, बच्चे का ज्ञान किताबी ज्ञान से ज्यादा होता है, परंतु वो ज्ञान बेटा ऐसे समय पर मत दिखाइए क्योंकि वहां मॉडल आंसर है बेटा उनके पास, है ना। तो ये कई बार क्या होता है हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। उस वेल्यूअर को उसके हाथ पैर बंधे होते क्योंकि उसके सामने रहता है कि यही उत्तर सही है। तो बेटा कई बार हमको जो उस किताब में जो लिखा हुआ रहता है ना उसको ही लिखना होता है, भले ही वो उत्तर सही नहीं है, उसके आगे भी उत्तर हो सकता है, पर वो हमको बेटा नहीं लिखना है। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे बीच में आप बोलेंगे हम अंत में माथुर साहब का बताया कि मतलब गाइड से ना पढ़ के टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। Right. तो अभी मार्च में हमारे एग्जाम है और उसमें भी क्वेश्चन बैंक आ रही है, उससे पढ़ना है या गाइड से पढ़ना है या बुक से, बेसिकली हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप टेक्स्ट बुक से ही आपको पढ़ना चाहिए। सर मैडम तो यदि सारे साल स्टडी किए, अब आपने सारे साल यदि स्टडी नहीं किए तो आपके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं, तो वो उसी से आप क्वेश्चन ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से अच्छा नहीं देख लग रहा है। एक्चुअली मैं हमेशा एडवाइस करूंगा, जिस तारीख से स्कूल खुला आप उसी दिन से अपना टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आना आवश्यक है, नहीं तो आपका परसेंटेज आएगा नहीं। एक सब्जेक्ट अच्छा कर लिया, 3 सब्जेक्ट वीक हैं तो एवरेज तो आपका कम हो गया ना, तो ऐसे आपके ठीक है, समझ आ गया बेटा? अरे नहीं, इसीलिए उन्होंने बनाया कि बोर्ड को बताना है कि हमारा रिजल्ट सुधर रहा है, संचालनालय को बताना है कि हमारे स्कूलों में हमारे शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं।
तो वो अपनी लाज बचाने के लिए वो लोग आपको वो दे रहे, परंतु बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि आपको निकलना है ना बेटा, तो आपको टेक्स्ट से ही पढ़ना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ना चाहिए। पर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, तो अब इस समय हम पाठ से पढ़ेंगे ना तो बेटा वो उतना ज़्यादा ही नहीं रहेगा। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन बैंक आ गए हैं, सरकार ने दे दिए हैं, और आपको सेट भी दे दिए। अब इनको 4 सेट भेज दिए हैं। 4 सेट जो हर सब्जेक्ट को जो भेज दिए ना बेटा, प्रश्न उसी में से आएंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ, सरकार को लग रहा है कि हमारे रिजल्ट सुधारे, बोर्ड ऑफिस को लग रहा है कि हमारे रिजल्ट सुधारे, लोक शिक्षण संचालय को लग रहा है कि हमारे, तो उन प्रश्नों को आप जरूर एक बार सरसरी निगाह से बेटा देख लें, परंतु पाठ्य पुस्तक को जरूर ध्यान रखें बेटा, उसको छोड़े नहीं एकदम से, उसको ध्यान में रखें, क्योंकि उसको ध्यान में रखेंगे तो कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके जो मॉडल आंसर जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि 100% उसी में से आए, 40% आ सकते, 50 आ सकते, परंतु शेष उसी से आएंगे ना बेटा। तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे, है ना बेटा। तो जो प्रश्न बैंक आए हैं उनको भी आप देख लें, और पाठ्य पुस्तक भी बेटा जरूर सरसरी निगाह से, जब भी आपको अवसर मिलता है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको घर में पढ़ करके उसको समझ लें बेटा, है ना। ठीक है, चलिए हम हमारे बीच में अवस्थी जी है। अवस्थी जी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे, और अवस्थी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप रिटायर होने के बाद में आपने PhD की है। पढ़ने के लिए और सीखने के लिए कोई उम्र होती नहीं है बेटा, है ना। अवस्थी जी PhD क्या होती मालूम है ना, किसी विषय का विशेषज्ञ होना। तो आप सोलर में और इलेक्ट्रिक में बहुत एक्सपर्ट है, आप इंजीनियर, और आप वहाँ पे AGM तक रहे हैं, GM था, जनरल मैनेजर तक आप गए हैं ना। बहुत बड़ा होता है पद ही बेटा BHL में, और सर के पास काफ़ी अच्छे अपने अनुभव है, आज भी लिखते पढ़ते रहते हैं, खूब सारा साहित्य आते रहता है, खूब अध्ययन अध्यापन करते हैं। और ये जो पर पीड़ा हर संस्था है, इसके अध्यक्ष जो है वो आप है आदरणीय राधेश्याम साहू जी, है ना। आप इधर बैठे हुए हैं, ये संस्था जो चल रही है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं उस संस्था से, वो आपके माध्यम से, इंजन तो आप ही है, हम लोग डिब्बे हैं, है ना बेटा। तो ये इंजन को भी देख लो, हम तो सब ऐसे ही हैं डिब्बे। तो बेटा अवस्थी जी से अनुरोध है, और आप मैडम अवस्थी हैं, श्रीमती अवस्थी जी हैं, आप मैडम जो है वो बोर्ड ऑफिस में रही है, जहाँ से हमारी अनुसूची बनती है, क्वेश्चन पेपर आते हैं, वहीं से आप रिटायर हुई हैं। आप विज्ञान की बहुत बड़ी विद्वान हैं, और हम चाहेंगे कि अवस्थी जी से हम थोड़ा सा आप इस संबंध में थोड़े से अनुभव हम आपके भी सुने, उसके बाद फिर हाँ मैडम आप विज्ञान पे चलिए। अवस्थी जी आप अपनी बात जो भी आप बच्चों से आप प्रश्न उत्तर शैली में रखते हैं, बात ये बहुत अच्छी है, आपसे प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दीजिएगा, है ना बेटा। बहुत अच्छी स्टाइल है, मैं चाहता हूँ कि आप जरूर ध्यान से सुने। उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता रखा हुआ है ना, बहुत अच्छे से खिलाएंगे आप लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से रखा है बेटा नाश्ता, कोई उठेगा नहीं। नमस्ते। इतने सारे बच्चों में इतनी कम आवाज, सामने की बिल्डिंग में पता चलना चाहिए कि यहाँ शेर लोग बैठे हुए हैं। ये तो सबसे नमस्ते। ये हुई ना बात। तो पहले आए थे बच्चे, ये वही है अलग नहीं, अलग अलग ये केवल हाई स्कूल ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे, छोटे बच्चे क्लास 8 वाले, क्लास 8 वाले, 8 के, हाँ 8वीं वाले। बट वहाँ कोई दिक्कत हो तो आगे आके बैठ सकते हो, है ना। अभी क्या आपको बताया गया, जैसे किसी का ओम शिवा या कोई ऐसी चीज पूछी जाए तो उन्हीं शब्दों में लिखना चाहिए। उन्हीं शब्दों में आप कब लिख सकते हो, जब आपको याद है। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि आपको सब चीजें रखना है, नहीं, समझना है, तो जो सिद्धांत है उनको भी समझना है। पर अगर उस बाकी चीजें आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से समझा के लिख देंगे, तो सिद्धांत अगर मालूम है तो उसी शब्दों में लिख सकते हैं, नहीं मालूम तो फिर जो याद आएगा वैसा लिख दिया, तो उसमें कई चीजें होती छूट भी जाती हैं, तो इसलिए वो एक महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट बहुत होशियार है इसलिए इसको बन गया,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप बताओ। नहीं आप उनको बोले दीजिए। बोलो बेटा बोलो। कौन बताएगा? और नहीं, तो इसमें क्या ये नहीं कि ये बहुत होशियार है इसलिए इसमें बता दिए, उसको मालूम है, याद है तो बता देगा, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ऐसी है ना। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक चीजें जो है कि वो आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाओ, और दूसरी बाकी चीजें तो आपने समझ लिया है तो आप उसको कह सकते हैं, है ना। अब मैं बिल्कुल सबसे सरल सवाल, 8वीं वाले सब बच्चे ध्यान से सुनो, बिल्कुल छोटा सा। इसके लिए आपको कागज, पेंसिल, कैलकुलेटर कुछ नहीं चाहिए। सर्किल समझते हैं? व्रत बोलते हैं, व्रत। तो उसका जो त्रिज्या, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कुछ नहीं चाहिए, मुकाबले। कौन बतलाएगा? उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसकी रेडियस कितनी है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। सबसे सरल सवाल है ये। तो उसका क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपने को क्या मालूम होना चाहिए? फॉर्मूला। या याद होना चाहिए इसका सूत्र क्या है? अगर आपको सूत्र याद है इसका फार्मूला याद है तो आप तुरंत निकाल लोगे। नहीं याद है तो बैठे सब क्या कर रहे हैं, समझिए। तो कौन सी चीजें रटना है, बिल्कुल रटना है। इसका सूत्र कौन बतलाएगा? आप बतलाओगे? कौन बतलाएगा? कौन बतलाओगे बेटे? कौन बतलाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोला, इसमें आर क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी जो हमने बोला? 1। अच्छा बेटे, ये पाई की कितनी वैल्यू होती है आप बताओ? पाई का मान कितना? 22/7। 22/7, है ना? ठीक है। तो अब मेरे को इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन बतलाएगा? 3.147। वो बच्चे बतलाएगा क्षेत्रफल, एरिया। पाई गुणित आर का वर्ग स्क्वायर, यही है ना। और आर कितना है? तो इसका क्षेत्रफल बतला सकते हो? कठिन है क्या? नहीं। आप बतलाओ। गणित कैसे आता है अच्छे से? अभ्यास। अभ्यास कहाँ से? आपकी जैसे गणित की पुस्तक है उसमें क्या दिए रहते हैं? सॉल्व न्यूमेरिकल होते हैं, सॉल्व किए होते हैं, उदाहरण समझाने के लिए वो देता है कुछ। उसको तो अपन देख के कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद फिर बिना देखे करो। समझ लिया आपने? उसके बाद फिर बीच में देखना नहीं, सोचो, फिर आप दिमाग पे जोर पड़ा, अरे यार ऐसा था, ये था, ये था, ये था, करो। उसके बाद फिर आखिरी में कैसे रहते हैं? सवाल रहते हैं अनसॉल्व, उनको करेंगे। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। अब मेरे को इतने लोगों में से कोई बता सकते हैं उसका क्षेत्रफल कितना होगा? रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो उसका फार्मूला है। अब उसमें वैल्यू आप रखोगे, 3.147। उसका कितना होगा क्षेत्रफल? कौन बतलाएगा? हाँ बेटा, 3.14। कितना? 3.14। 3.14 जी सर। अच्छा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जब भी एक गणित या किसी विज्ञान की बात करते हैं तो साथ में हमें जहाँ भी यूनिट है उसकी इकाई वो बोलना जरूरी है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, 3.14 क्या? 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? क्षेत्र। क्योंकि आर स्क्वायर है,
1 गुणित 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के कितना, एक का गुणा किया, एक रहेगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कठिन है क्या? नहीं है ना? अच्छा, अब आप लोग एक एरिया निकालो। R इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3, पाई से गुणा होना मत कर, पाई भाग बोल दो, इतना पाई। अभी इसका आंसर कितना आया था? 1 पाई, 1 स्क्वायर यानी 1। तो अगर R बराबर 3 है तो कितना आंसर आएगा? 9 बाई वो पीछे सुनाई दिया भैया? 9 जोर से बोलो यार। 9 बाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर, वेरी गुड। अब मेरे को इतने लोगों में कोई बता दो ये कठिन है क्या? कठिन है? क्यों भाई? नहीं है ना? सबको बनेगा पक्का? अच्छा, अब अगर रेडियस 5 है तो कितना होगा? 25। जल्दी बोलो। हाँ ठीक ठीक, 25 पाई, पाई है ना? पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी 22/7 या 3.14, या उसका गुणा नहीं भी अभी करना है तो 25 गुणित पाई करेंगे मतलब, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतने लोगों में बता दो मेरे को कठिन है क्या? तो आप समझ गए अपने को क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला, जो सूत्र है। सूत्र अगर याद नहीं है तो अपन कर पाएंगे क्या? आप कितने भी होशियार की दो में कर पाएंगे क्या? ये पक्का हो गया ना फॉर्मूला? अच्छा, अभी वो डायरेक्ट साहब जो बता रहे पेंसिल से बनाना करना है, बहुत उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसमें आपने एक मान लीजिए ग्राफ बनाया है, ग्राफ में क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें आती हैं ग्राफ में? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ आपने खींचा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे अपन? अच्छा, ये लंबाई, एक ये डायरेक्शन में भी, लेंथ उसमें भी, जो भी है आप क्या लिखोगे उसमें? उसके साथ में हमेशा ध्यान रखो कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष जो बोलते हैं, वो है क्या चीज? ऐसे नहीं कि ग्राफ बना के छोड़ दिए। अपने को क्या लिखना पड़ेगा उसमें? अगर वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, क्या चीज है? तापमान है तो अपन क्या लिखेंगे? तापमान, एरो लगाया, और क्या लिखेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड। या फ़ारेनहाइट है तो क्या लिखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में? वाई एक्सिस में क्या है? मान लो कि दबाव है, प्रेशर है, दबाव यानी प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? कौन बतलाएगा? पास्कल। शाबाश। और प्रेशर की यूनिट? पास्कल। जैसे केजी पर स्क्वायर मीटर, केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो भी है इस तरह की यूनिट होती है, तो वो अपने को लिखना पड़ेगा, तभी उस ग्राफ का मतलब है। और आपने सही और बढ़िया ग्राफ बना दिया और स्केल से बना दिया तो सोने में सुहागा, सामने वाला एक अरे है, तो आपके नंबर बिना उतना पड़ेगा नहीं, नंबर आपके ऐसे ही बढ़ गए। समझ गया ना? फिर और क्या चीज है? विज्ञान वाले हैं जो, गणित वाले जो भी कहीं आता है, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन आपने जहां भी लिखी इक्वेशन, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? इक्वेशन आपने लिखी H2 + O = H2, मान लो लिख दिया, तो अपन क्या लिखेंगे? वेयर H = ये हाइड्रोजन, कुछ लिखेंगे ना, या कुछ उसकी यूनिट है वो लिखेंगे। या आपने लिखा, मान लीजिए एक फार्मूला लिखा आपने क्षेत्रफल का,
इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यही है ना, मालूम है अपने को। तो इसकी अगर लंबाई 10 मीटर है, मान लेते हैं अपन 10 मीटर है, और चौड़ाई मान लिया कि अपन ने 4 मीटर है। 40 वर्ग मीटर। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे? लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी बोल। बोला उसने एक बच्चे ने 40। जल्दी। 10 चौके, और 10 में 4 का गुणा किया कितना है? 40 ना? तो कठिन है क्या? और इसकी इकाई क्या होगी? यूनिट 40 वर्ग मीटर। मीटर गुणित मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो जब आप लिखेंगे फार्मूला क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, मान लीजिए पेपर में कहीं लिखने की जरूरत पड़ी, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसके नीचे लिखेंगे क्या? जहां L into B लिखा आपने, मान लो L into W जो भी, where L is the length in meter, W is the width in meter, and A is the area. A is equal to L into B लिखा आपने, तो उसको फिर नीचे लिखना पड़ेगा आपको, A is the area in square meter, तब आपका वो पूरा सही बात बनेगी। तो समझ में आया? अपन पेपर में आप जब भी अगर इक्वेशन लिखते हैं, इसको समझाना कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना? और ग्राफ है तो उसमें लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ठीक है? और ये जो सूत्र एकदम से याद नहीं होते हैं, पॉकेट डायरी या कुछ अपनी छोटी मोटी अलग या मैथ की है तो आखिरी पेज में अपन फार्मूले लिखते गए। देखो ये जो मैं करता था, एक बात क्या बोली बेटे, पेपर देख के नहीं कि पसीनी छोड़ गया, ऐसे मेरे साथ, सबके साथ आते, मेरे साथ भी ऐसे कई मौके आए हैं कि पेपर देख के मैंने कहा भैया गया काम से, शंभू रतन अवस्थी आप पास नहीं हो सकते, बोलते हैं ना वो जमीन खसक गई या जो भी बोलते हैं ना, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। पर हमने बैठ के थोड़ी हिम्मत बांधी, हमने कहा आखिर तक जो जैसा समझ में आया, सोच के समझ के, कुछ प्रश्न अच्छे आ रहे हैं, अपन सोच रहे थे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पर 2 प्रश्न अच्छे से बन रहे, बाकी तो 2 तो अच्छे से कर लीजिए। 3 में सोच के समझ के अपना उसको लिखते रहो। तो कई बार ऐसा हुआ है हम उसमें पास भी हुए, इसमें लग रहा था कि यार ये तो गारंटी होगी फेल होने की, इस पेपर में नहीं निकलेगा, और हम उसमें पास भी हुए। आज पूरे 3 घंटे तक सोच के जो लिख सकते हैं लिखते गए। और एक जो बात है ना कि जो प्रश्न अच्छे से आते हैं उनको पहले करो, ठीक है, उससे बहुत टाइम भी लग जाता है, पर आखिर में जब लगता है कि यार ये तो एकदम छूटने वाला है ये प्रश्न, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ तो बनते ही अपने, तो फटाफट तो उसमें आदमी सामने वाला कुछ नंबर फिर देगी आपको। ये कुछ पर याद करने के लिए ये बतलाओ मेरे को, 20 तक के टेबल कितने लोगों को याद है यहाँ पर? 20 तक याद है सबको? पक्का? हिंदी में याद है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग बोलते थे 19 नंबर, ऐसा बोलते थे। 19 नंबर कितना हो गया? 300। देखो याद में मतलब ये नहीं कि 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 ये नहीं करना है। जब आप परीक्षा दोगे इसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो गया। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है ना, वहाँ सब लोग बैठे हैं, तुम इसमें लगी हुई, इसमें, और ये तो गए काम से। 19 नंबर 171, 18 8 144, ये अगर याद है आपका, बड़ा तो बहुत सारा काम ऐसे ही बन जाएगा। हो सके तो, और होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। 20 तक के स्क्वायर याद कर लो।
6 स्क्वायर जल्दी बोल 6 स्क्वायर कितना हो गया 6 गुना 6 कितना हो गया 6 गुना 36 और 8 स्क्वायर कितना हुआ छोटू जल्दी बोल अरे बोल दे यार 8 गुना 8 तो ये चीजें इसलिए नहीं कि आप वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं भैया आपको याद है तो ठीक है अब नहीं याद है तो क्या काम से आपको कोई मदद नहीं कर सकता और आप ये लगाने बैठे ना कि बुरा कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो उसमें गलती कर रहे हैं जो बतलाया गया ना घबराना नहीं शांतिपूर्वक जितना अपन कर सकते ये नहीं कि 1 घंटे में काफी छोड़ के आ गए लगे रहो आगे तक सोच के जितना जो कर सकते हो कर सकते और ये जो हमने चीजें बतलाई ना अब आपको अगर पाई की वैल्यू नहीं मालूम तो आप नहीं निकाल सकते उसके फार्मूला याद नहीं तो क्या करोगे अभी स्क्वायर था एक परिधि भी होता है ना परिधि अच्छा ये बतलाओ ये एक चतुर्भुज है उसकी परिधि कितनी होगी कौन बतलाएगा चतुर्भुज है चतुर्भुज समझते 4 भुजाएं लंबाई चौड़ाई उसकी परिधि निकालना है परिधि का क्या होगा फार्मूला यही सवाल ले लेते हैं अपन लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 4 मीटर ये है मान लो तो इसकी परिधि कितनी होगी इस कमरे की ये कौन बताएगा परिधि का मतलब समझ लो यहां से अपन नापना चालू किया वहां ये और ये तो इतने में जितनी आ गई हाँ बेटे देखें और किस आपका तो बंदा है बहुत अच्छी बात है ये कठिन है क्या मेरे को बता दो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने बिल्कुल आगे वो कश्मीर समस्या जैसा खड़ी कर दी ऐसा कठिन है क्या अरे यार यहाँ से यहाँ तक जाओगे लंबाई कितनी है 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक गए चौड़ाई कितनी 10 और 4 कितना हुआ 14 14 और 10 24 24 और 4 28 और फार्मूला क्या हो जाएगा 2 गुणित लंबाई गुणित वही हो गया ना लंबाई धन चौड़ाई 10 और 4 14 में 2 का गुणा कर दिया तो 28 तो इसकी यूनिट क्या होगी इकाई मीटर तो इतना जो मैं बता रहा हूँ उसका तात्पर्य क्या है अगर आपको फार्मूले याद नहीं है अगर आपको पहाड़े याद नहीं है टेबल्स बोलते हो जो इस तरह की चीजें जो आपको याद होना चाहिए अगर वो याद नहीं है तो फिर करना बहुत आपको बोले कि भाई सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है हमने स्कूल में पढ़ा था C/5 = F-32/9 C सेंटीग्रेड में F फ़ारेनहाइट में ये बदलना अगर आपके फार्मूला नहीं मालूम है तो क्या करोगे ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार हम कहाँ से कर लोगे भैया फार्मूला मालूम होना चाहिए ना ठीक है ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे जिनको मैं गुरु मानता हूँ प्रकाश माथुर साहब बैठे हुए हैं और मैं उनके पास जाता रहता हूँ उनसे कुछ सीख के ही आता हूँ हर बार तो आज आप लोगों का परम सौभाग्य है वो यहाँ पर आए हुए हैं तो उनसे सुनिए उनसे मार्गदर्शन दीजिए और एक बात और बोलते मैं कोई भी भाषा बनती कैसे आती है अपने को बोलना कैसे बनता है तो इंग्लैंड में बच्चा पैदा होता है 1-2 साल में बोलने लगता है कहीं का भी बच्चा हो इंग्लैंड में जो बच्चा बड़ा होते जाता है तो कौन सी भाषा में बोलता है इंग्लिश अंग्रेजी में तो पहले उसको ग्रामर सिखाते हैं क्या बोलने लगता है ना कि जो भाषा होती है वो बोलने से आती है अच्छा अभी क्या है कि